हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ असेसमेंट। एग्जामिनर आपके पेपर में किन चीज़ों की डिमांड करता है, ये एग्जामिनर आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है। तो ये ऐसे के बारे में जो भी आप स्टूडेंट ऐसे का पेपर अटैम्प्ट करना चाहे, जो भी ऐसे लिखना चाहे, सबसे पहले ज़रूरी ये होता है कि आपको ये पता हो कि जो आपका रीडर है, जो एग्जामिनर है, जिसने आपका ऐसे असेस करना है, जिसने आपका ऐसे चेक करना है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। वो ऐसे के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको ढूंढता है, जिसकी बेसिस पे आपको आपकी वैल्यूएशन होती है, आपके ऐसे की वैल्यूएशन होती है और आपको मार्क्स दिए जाते हैं। तो आज के लेक्चर में 5 पॉइंट्स आपसे डिस्कस किए जाएंगे जो कि एग्जामिनर या आपका जो ऐसे मार्क करने वाला होता है वो इन 5 चीज़ों को आपके ऐसे में तलाश करता है। तो अगर ये 5 चीज़ें आप अपने ऐसे में पूरी कर लें तो फिर आप काफ़ी हद तक सिक्योर हो जाते हैं अपने ऐसे पेपर में। तो ये शुरू करते हैं लेक्चर, ताकि आपको 5 पॉइंट्स बताए जाएं। जी, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ असेसमेंट। पहला प्रिंसिपल है आपका अंडरस्टैंडिंग एंड एप्रिसिएशन ऑफ द टॉपिक। देखें, ऐसे के पेपर में ये बहुत ज़रूरी होता है कि आपको टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, आपको पता हो कि टॉपिक में क्या क्वेश्चन किया गया है, क्योंकि जो आप आंसर ब्रेनस्टॉर्म करते हैं वो आपकी जो ब्रेनस्टॉर्मिंग आंसर के लिए होती है वो डिपेंड करती है आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक पे। अगर आपने टॉपिक को ठीक तरह जज किया है, ठीक तरह अंडरस्टैंड किया है, तो फिर आप रेलिवेंट ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे। और एग्जामिनर इस चीज़ को लाजमी देखता है कि क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग उस चीज़ के बारे में जो ऐसे में पूछी गई है वो ठीक भी है, या आप उसे डायग्रेस कर गए हैं पॉइंट से। तो पहली और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपकी अंडरस्टैंडिंग अबाउट द टॉपिक। तो आप ऐसे पेपर में वही टॉपिक सेलेक्ट करें या करें जिसके बारे में आप श्योर हों कि आपने इसको ठीक तरह से जज किया है और आपको टॉपिक सही तरह से समझ आ गया है कि आपने किन किन चीज़ों को टॉपिक में कवर करना है। अगर आपके डाउट्स हैं आपके माइंड में टॉपिक के बारे में, कि आपको लग रहा है कि आपको नहीं समझ आ रहा कि क्या पूछा, तो ऐसा टॉपिक अटैम्प्ट ना करें। क्योंकि पहला प्रिंसिपल असेसमेंट का होता है कि क्या ऐसे लिखने वाले की अंडरस्टैंडिंग टॉपिक के बारे में ठीक है या नहीं ठीक। तो पहले प्रिंसिपल पे आप फोकस करें, अंडरस्टैंडिंग जब तक टॉपिक के बारे में किसी के बारे में ना हो उस पर ऐसे मत लिखें। जी, सेकंड प्रिंसिपल है स्किल टू यूज नॉलेज एंड कॉन्सेप्ट वेयर रिक्वायर्ड। देखिए, नॉलेज सबके पास होता है, ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स पढ़ के जाते हैं, लेकिन अब नॉलेज कहाँ पे अप्लाई करना है, आपने किस जगह पे आपने नॉलेज प्रूव करना है नॉलेज की मदद से अपने पॉइंट्स को, ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। इंट्रोडक्शन में आपने क्या पॉइंट्स देने हैं, बॉडी पैराग्राफ में आपने किस तरह चीज़ों को प्रूव करना है, टॉपिक स्टेटमेंट्स को आपने थीसिस से कैसे रिलेट करना है, और आपके कंक्लूजन में आपने कंक्लूड और फाइनल पॉइंट ऑफ व्यू कैसे देना है। तो नॉलेज तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास होता है, लेकिन उस नॉलेज को इंट्रोडक्शन में किस नॉलेज को यूज़ करना है, बॉडी पैराग्राफ्स में किस नॉलेज को यूज़ करना है, और कंक्लूजन में किस नॉलेज को यूज़ करना है, ये इसमें बच्चे कंफ्यूज जाते हैं। इंट्रोडक्शन में वो पॉइंट्स लिखाते हैं जो इंट्रोडक्शन में लिखने होते, कंक्लूजन में इंट्रोडक्शन वाले पॉइंट्स लिख देते हैं, बॉडी पैराग्राफ्स में रेपिटेशन बहुत ज़्यादा कर देते हैं। तो ये चीज़ें एग्जामिनर 2 मिनट में जज कर लेता है कि इसको पता ही नहीं है कि नॉलेज कैसे यूज़ करना है, इसलिए ये एक बहुत बुरा इंप्रेशन जाता है और आपके ऐसे के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। तो आप ये स्किल लर्न करें कि जो भी नॉलेज आपके पास ऐसे के बारे में, इंट्रोडक्शन में आपने कौन से पॉइंट्स लिखने हैं, बॉडी पैराग्राफ्स में कैसे प्रूव करने होते हैं पॉइंट्स, और कंक्लूजन में कौन से पॉइंट्स लिखने हैं, अपना नॉलेज किस जगह पे ऐसे में किस वक्त यूज़ करना है, ये स्किल जो सी है बहुत ज़रूरी होती है आपके ऐसे में अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए, और एग्जामिनर इसके लिए भी देखता है। तो ये दूसरा प्रिंसिपल था असेसमेंट का जो एग्जामिनर। नेक्स्ट है जी, रेलिवेंस एंड फुलनेस ऑफ द आंसर। जी, अब रेलिवेंस और फुलनेस से क्या मुराद है? रेलिवेंस होता है कि रेलिवेंसी आपकी कि जो चीज़ आपने पूछी है उसी का आंसर दिया गया, आपने दिया है। टॉपिक स्टेटमेंट आपने जो लिखा है उसी को प्रूव किया आपने, थीसिस जो लिखा है उसी से रिलेटेड ही आपने सारे पॉइंट्स डिस्कस किए हैं अपने थीसिस को प्रूव करने के लिए। आपके ऐसे में कोई भी इरेलेवेंट पॉइंट नहीं होना चाहिए, आपके ऐसे में वो पॉइंट्स होने चाहिए जो आप अपना टॉपिक को प्रूव करने के लिए ज़रूरी होते हैं।
अगर आपका ऐसे है ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर, तो ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड पॉइंट्स होने चाहिए। उसमें आप करप्शन का या किसी और पॉइंट को ऐड नहीं कर सकते। तो आपके रेलिवेंट पॉइंट्स होने चाहिए तमाम ऐसे में, स्टार्ट से लेके ख़त्म करने तक तमाम का तमाम। आपका जो ऐसे के राइटिंग का जो पीस होता है वो इस चीज़ को प्रूव करने में लग जाता है कि आपने जो थीसिस स्टेटमेंट में स्टैंड लिया है वो ठीक है। और वो तभी आप प्रूव कर पाते हैं जब आप सारे उससे रेलिवेंट चीज़ें लिखेंगे, अपने थीसिस को प्रूव करने के लिए उससे रेलिवेंट चीज़ें लिखेंगे, तभी आपका ऐसे जोन से है वो अच्छा लिखा जाएगा। और एग्जामिनर इसको देखते हैं कितना रेलिवेंट लिखा गया है, क्या कोई पॉइंट्स ऐसे तो नहीं लिखे जो कि इरेलीवेंट है, टॉपिक से डायग्रेस तो नहीं कर गया, वो शो करता है। और जो बच्चे टॉपिक से डायग्रेस करते हैं, इरेलीवेंट पॉइंट्स लिखते हैं, वो शो करता है कि आपके पास नॉलेज नहीं है टॉपिक के बारे में, आपके पास आपकी रीडिंग नहीं है टॉपिक के बारे में। तब आप वो पॉइंट्स लिखते हैं जो कि इरेलीवेंट होते हैं। क्योंकि आप ऐसे पूरा लिखते हैं, उसमें आप फिल इन करने की कोशिश करते हैं नंबर ऑफ पेजेस को, तो उसके लिए आप फिर इरेलीवेंट पॉइंट लिख देते हैं। तो रेलिवेंसी दो चीज़ों को शो करती है, एक तो आपको टॉपिक पे कमांड है, दूसरा आपकी रीडिंग इतनी है कि आपने रेलिवेंट पॉइंट्स लिखे, कोई भी रेलिवेंट पॉइंट आपने नहीं लिखा। फुलनेस ऑफ द आंसर का मतलब है कि जो आप सवाल पूछा गया है, अगर कॉजेज पूछे गए हैं कि क्या आपने सही तरीके से उनको लिखा है, इफेक्ट्स पूछे तो क्या सही तरीके से लिखा है, कोई अगर एनालिसिस पूछा गया तो आपने एनालिसिस ठीक तरह से किया है। इंपॉर्टेंट होता है कि आपने एग्जामिनर का जवाब सेटिस्फैक्ट्री देना होता है, ऐसा जवाब देना होता है कि एग्जामिनर का माइंड इस चीज़ पे जो है सेटिस्फाई हो जाए कि आपने टॉपिक का जो सवाल पूछा तो उसको पूरी तरह से हर डायमेंशन से कवर करके एक फाइनल पॉइंट ऑफ व्यू दिया है। एक फुलनेस लाएं आप अपने ऐसे में, फुलनेस लाएं अपने करिकुलम में, और हर बॉडी पैराग्राफ में आप फुलनेस लाएं। जो आपने स्टैंड लिया उसको आपने प्रूव किया एक सही तरीके से, किसी को अधूरा नहीं छोड़ा। ठीक है, ये तो तीसरा प्रिंसिपल था आपका असेसमेंट का। अब जी चौथा पे चलते हैं, यूज़ ऑफ आर्गूमेंट्स एंड एविडेंस। देखें, आपके आर्गूमेंट्स और एविडेंस की बहुत वर्थ होती है। ऐसे में आपने एक स्टैंस ले लिया, अब आपने उसको जस्टिफाई करना है। जस्टिफाई आप करते हैं आर्गूमेंटेशन से और एविडेंस से। अगर आप अपने लिए गए पॉइंट को प्रूव करने की आर्गूमेंटेशन नहीं कर सकते और एविडेंस नहीं दे सकते, तो फिर आपका ऐसे एक अच्छा ऐसे नहीं है। एग्जामिनर ये देखता है कि आपने एक पॉइंट लिया है, एक फिनोमिनन की फेवर में आप गए हैं या उसके अगेंस्ट गए हैं, या एक टॉपिक की फेवर में गए अगेंस्ट गए हैं, तो क्या आपने सफिशेंट एविडेंस दी है अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए? क्या आपने सफिशेंट अपना जो सा है उसमें डाटा प्रोवाइड किया है कि आपने जो क्लेम किया है उसको आपने प्रूव किया है? तो आपने जो भी स्टैंड लेना है उसके अगेंस्ट आपने सफिशेंट एविडेंस देनी है, सफिशेंट पॉइंट्स देने हैं कि आप उसको प्रूव करें फिर कि जो आपने स्टैंड लिया वो ठीक है। और उसके लिए आपको एविडेंस की और सपोर्टिव आर्गूमेंट्स की जरूरत होती है। आपके आर्गूमेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, एविडेंस आप लॉजिकल और टू द पॉइंट एविडेंस दें अपनी ऑब्जर्वेशन को सपोर्ट करने के लिए। अगर आप एविडेंस नहीं दे पाएंगे, अपना आप एक चीज़ को क्लेम कर देंगे या एक टॉपिक स्टेटमेंट लिखेंगे, उसके अगेंस्ट आप एविडेंस नहीं दे पाएंगे, एक जनरल डिस्कशन करेंगे, तो ये भी आपकी असेसमेंट को या आपके मार्क्स के ऊपर इम्पैक्ट बुरा असर डालता है। और एग्जामिनर 2 मिनट में समझ आता है कि एविडेंस दी गई है या नहीं दी गई। तो ये चौथा पॉइंट था आपका जी। लास्ट, एबिलिटी टू एक्सप्रेस आइडियाज़ आर्गूमेंट्स क्लियरली, कंसाइजली और कोहेरेंटली। जी देखिए, आइडियाज़ तो होते हैं सबके पास, लेकिन एबिलिटी होती है आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने की। और इसके लिए मेरे ख्याल से सेंटेंस स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सिंपल, कंपाउंड और कम्प्लेक्स। क्योंकि कंपाउंड सेंटेंसेस की अपनी वर्थ है, सिंपल सेंटेंसेस की अपनी जगह है, कम्प्लेक्स सेंटेंसेस की अपनी जगह होती है ऐसे में। तो क्या आपके पास एबिलिटी है इनको यूज़ करने की? क्या आप क्लियरली अपना मैसेज डिलीवर कर सकते हैं जो आप सोच रहे हैं एग्जामिनर को सेंटेंसेस की मदद से? क्या आप एक प्रिसाइज मैनर में कंसाइजली क्या अपनी राइटिंग आप अपना पॉइंट जस्टिफाई कर सकते हैं? क्या आप बहुत ज़्यादा लेंथी सेंटेंस लिखने की कोशिश तो नहीं कर रहे? टू द पॉइंट सिंपल राइटिंग करके आपने शो करना होता है कि जो आपने स्टैंड लिया वो ठीक है। और कोहेरेंस होनी चाहिए ऐसे में, ऐसे के पॉइंट्स एक पैराग्राफ, दूसरा, तीसरा, और इंट्रोडक्शन से लेकर कंक्लूजन तक एक पीस लगना चाहिए आपका राइटिंग का। ऐसे एक पीस लगना चाहिए राइटिंग का, ना कि ऐसा लगे कि कई 5-6 पीस आप राइटिंग के डिफरेंट पढ़ रहे हैं, कोई जिनकी आपस में कनेक्टिविटी नहीं मानी। तो ऐसे की कनेक्टिविटी ज़बरदस्त होनी चाहिए। पहले पेज से लेकर आखिरी पेज तक ये नज़र आना चाहिए कि आपका ऐसे एक वेल कनेक्टेड पीस है, सारे पॉइंट्स एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं और पूरा ऐसे आपके थीसिस को सपोर्ट कर रहा है। तो ये 5 प्रिंसिपल्स हैं जो एग्जामिनर देखता है आपके ऐसे में। और ये आप कैसे डेवलप कर सकते हैं? ये इसको डेवलप करने का, इन स्किल्स को डेवलप करने का
एक ही तरीका है, लिखें और एवेल्यूएशन करवाएं, लिखें और एवेल्यूएशन करवाएं, क्योंकि जब आप लिखेंगे, एवेल्यूएट करवाएंगे तो आपको गलतियाँ पता चलेंगी, फिर आप लर्न करना सीखेंगे। खाली लेक्चर लेने से और प्रैक्टिकली अमल ना करने से आप कुछ नहीं सीखेंगे। तो मेरी प्लेलिस्ट में 100+ लेक्चर्स हैं ऐसे प्रेसी के ऊपर, वो लाजमी देखें, आपको इन चीज़ों की काफ़ी हद तक समझ आएगी। ग्रामर के ऊपर वो लेक्चर है, प्रेसी के ऊपर आपको कवर होगा, और ऐसे के ऊपर 50+ लेक्चर हैं। एक एक पॉइंट शेयर किया है ऐसे का, ऐसे राइटिंग का, वो देखेंगे तो आपको काफ़ी तक समझ आ जाएगी। सब्सक्राइब कर लें और देखते रहें। कोई वीडियो अगर आप चाहते हैं मैं आपके लिए बनाऊं, नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उस पर लेक्चर आपको बना दूंगा।